फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट में हमने देखा, अब जो नेक्स्ट हम चीज़ देख रहे हैं, अभी तक हमने 5 ईयर्स प्लान्स इसमें देखे। हमने शुरुआत के जो 3 5 ईयर्स प्लान्स हैं उसमें हमने देखा कि किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जहाँ एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दी गई, वहीं सेकेंड और थर्ड में हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बात की गई। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, की कंट्रोवर्सीज़। मतलब जो की कंट्रोवर्सीज़ मतलब जो मुख्य विवाद उस समय जो थे, और विवाद कैसे थे बेटा कि कंट्रोवर्सीज़ में जो मतलब हमने स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी अपने डेवलपमेंट के लिए, उनका भी बहुत सारे लोगों ने विरोध करा था। अब किस तरीके से विरोध करा, तो सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी जो थी हमारे सामने थी, वो थी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। मतलब कृषि और उद्योगों के बीच में एक कुछ लोग किसका सपोर्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर का, और कुछ लोग किसका सपोर्ट कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कंट्रोवर्सी थी, ये मतलब जो क्रिटिसिज्म दे रहे थे इनके ऊपर, वो क्या कह रहे थे। मैनी थॉट दैट द सेकेंड प्लान लीक्ड ऑन द एग्रियन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट एंड द एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री कॉज्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल इंडिया टू सफ़र। मतलब जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो हमने अपने सेकेंड और थर्ड प्लान में इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और एग्रियन स्ट्रेटजी पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी कृषि थी या जो हमारा एग्रीकल्चर था, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जे.सी. कुमारप्पा जो थे, मतलब गांधी जी की आइडियोलॉजी को जो फॉलो कर रहे थे इकोनॉमिस्ट, उनका क्या नाम था, जे.सी. कुमारप्पा। उन्होंने क्या कहा, प्रपोज्ड एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रीज। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो हमारे मतलब महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर जो जे.सी. कुमारप्पा ने अपने विचार दिए, उन्होंने कहा कि एक ऐसा अल्टरनेटिव लेकर आते हैं, एक ऐसा वैकल्पिक योजना हम लोग लेकर आते हैं जिसमें जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह, अ कांग्रेस लीडर हु लेटर ब्रोक फ्रॉम द पार्टी टू फॉर्म भारतीय लोक दल, forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning of India। वहीं दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जैसे लोग मतलब जो नेता थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी इस चीज़ का पूरी तरीके से सपोर्ट करा कि एग्रीकल्चर को कैसा रखा जाना चाहिए, सेंट्रल में रखा जाना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा डेवलपमेंट का मेन जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और पहले तो ये चौधरी चरण सिंह कौन सी पार्टी में थे, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। उसके बाद ये कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने भारतीय लोक दल नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग हो रही है, ये ज़्यादातर जितने भी जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं के लिए ही हो रही है। उन्होंने कहा कि इनकी जो कीमत है, मतलब जो आप जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, वो ज़्यादातर सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए बना रहे हैं, और उसके लिए नुकसान सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ रहा है, हम फार्मर्स को झेलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बहुत कंट्रोवर्सी रही कि इसमें एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में कुछ लोग एग्रीकल्चर का सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रीन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो जो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ बन रही थी वो कैसी बन रही थी कि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। द स्टेट मेड लॉज फॉर द लैंड रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन दी विलेजेस। वहीं जो स्टेट है, मतलब जो राज्य है, वो लैंड रिफॉर्म्स के काम कर रहा था, और वो जो रिसोर्सेज थे वो उन्हें इस तरीके से बांटने के लिए काम कर रहा था जिससे कि जो गांव में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। प्रपोज प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्पेंड लार्ज सम्स ऑन द इरिगेशन प्रोजेक्ट। साथ में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी एक समुदाय के विकास के जो कार्यक्रम थे, साथ में जो हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा गया। और
इस तरीके से उन मतलब जो हमारी स्ट्रेटजीज बन रही थी वो यही थी कि सबको एक साथ लेकर चले, लेकिन ये नीतियाँ उस समय सफल नहीं हो पाई थी। ज़्यादातर जिनके पास लैंड थे उन्हीं के पास ज़्यादा पावर थी, और इस तरीके से जो गांव की समस्या थी, मतलब जो विलेजर्स की प्रॉब्लम थी, विलेजर्स की प्रॉब्लम मतलब जो फार्मर्स की प्रॉब्लम थी, वो वैसे की वैसी ही बनी हुई थी। तो इस तरीके से हमने कंट्रोवर्सी देखी, किसमें? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में हमने एक कंट्रोवर्सी देखी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कंट्रोवर्सी है वो कौन सी है? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ये कह रहा है कि उस समय इंडिया के सामने दो तरीके के हमें जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए मॉडल थे वो इंडिया के सामने थे। और वो कौन कौन से थे? एक तो था कैपिटलिस्ट मॉडल और दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल जो पूरी तरीके से किसका सपोर्ट करता था? प्राइवेट सेक्टर का। और सोशलिस्ट मॉडल जो कहता था कि सब चीज़ें किसके हाथ में होंगी? साथ में मतलब जो प्राइवेट चीज़ों को ख़त्म करके हर एक चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में देना चाहता है था। तो लेकिन इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी रास्ते को नहीं चुना। मतलब डेवलपमेंट के लिए जो ना तो उसने कैपिटलिस्ट अपनाया पूरी तरीके से, ना अपने आप को उसने सोशलिस्ट बनाया। एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ दीज मॉडल्स वर टेकन एंड मिक्स टुगेदर इन इंडिया। इट वाज डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। और भारत ने क्या करा? दोनों एलिमेंट्स में से, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ चीज़ें ली और अपनी इकनॉमी को उसने कैसा बनाया? मिक्स्ड इकनॉमी। इसलिए कभी भी अगर पूछा जाता है कि इंडिया की इकनॉमी कैसी है तो कहा जाता है मिक्स्ड इकनॉमी है। मिक्स्ड इकनॉमी मतलब कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो इस तरीके से इंडिया ने इन दोनों में से किसी भी रास्ते को नहीं अपनाया। एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट इन द प्राइवेट हैंड। एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया और इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब किसके हाथों में चली गई? ये प्राइवेट हैंड्स में चली गई। और जो स्टेट के कंट्रोल में थी वो ज़्यादातर क्या था? जो उस समय कम्युनिकेशन था और रेलवेज़ था, साथ में जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब किसके कंट्रोल में रहीं? वो स्टेट कंट्रोल में रहीं। तो इस तरीके से इन दोनों मॉडल, मतलब ये जो हमने मिक्स्ड इकनॉमी को अपनाया उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया। और विरोध किसने करा? लेफ़्ट और राइट जो हमने पढ़ी थी ना पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने मिलकर इसका विरोध करा। उन्होंने कहा कि जो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म आर्ग्यूड दैट द प्लानर्स रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर विद इनफ स्पेस एंड सेटुमलेट्स टू ग्रो। उन्होंने कहा, मतलब जो ये हमारे राइट और लेफ्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ज़्यादा जगह आप दे ही नहीं रहे हो और वो अपना मतलब काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि आपने उसके लिए एक लिमिटेड एरिया कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? आपने अपने हाथों में ले ली हैं। तो दी स्टेट कंट्रोल्ड मोर थिंग्स दैन वर नेसेसरी एंड दिस लीड टू द इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। और इन लोगों ने ये कहकर विरोध करा कि जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा चीज़ों को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया है, इसीलिए ये कैसा हो गया है? ये जो मिक्स्ड इकनॉमी है ये इनएफिशिएंट है और करप्शन से भरी हुई है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। दे पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। साथ में उन्होंने ये भी कहकर विरोध करा कि जितना पैसा या जितनी धनराशि किसके ऊपर खर्च होनी चाहिए थी? एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर खर्च होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। और मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने केवल वहीं पर इंटरफेरेंस करा जहां पर हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं आना चाहता था। तो इस तरीके से जो पुअर पीपल्स थे उनकी कोई भी मदद नहीं हुई। केवल जो एक मिडिल क्लास था जिसके पास एक बहुत अच्छी सैलरी आ रही थी, अब वो हमारे सामने इमर्ज होकर, मतलब एक तरीके से हमारे सामने प्रकट हो चुका था, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। लेकिन जो गरीबी थी वो वैसे के वैसी ही बनी रही। अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से उसका अगर परसेंटेज चेक करें तो वो तो कम हुआ था, लेकिन अगर उसका नंबर्स देखें तो वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो इस तरीके से हमने कंट्रोवर्सीज देखी, किसमें? हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में देखी, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर उसमें हमने देखी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा मेजर आउटकम्स।
The three objectives that were identified in the independent India, the third objective provide most difficult to realize. अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने मुख्य कौन कौन सी समस्याएं आई थी। तो उसमें से जो थर्ड समस्या थी, जो विकास की समस्या थी, वो सबसे बड़ी चुनौती भरी थी। क्योंकि जो वो क्यों थी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों थी? क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना था। और डेवलपमेंट कैसे करना था? वो चारों तरफ डेवलपमेंट होना चाहिए था, किसी एक चीज़ का डेवलपमेंट नहीं चाहते थे हम लोग। लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक प्लेस एफिशिएंटली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल पावर्स रिमेन इन द हैंड ऑफ द लैंड लोइंग क्लासेस एंड बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यू टू बेनिफिट्स एंड थ्राइव वाइल पोवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच. साथ में जो हमने शुरुआत में जो काम करे, मतलब जो हमने डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो काम करे, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें सफलता नहीं मिली. जो हमने लैंड रिफॉर्म्स देखे, वो भी लैंड रिफॉर्म भी बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करा. ज़्यादातर जो जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल पावर थी, वो किसके हाथों में रह गई थी? जिनके पास ज़मीन थी, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनके पास बड़े बड़े उद्योग थे. और जो गरीबी थी वो वैसे के वैसे ही बनी हुई थी. तो इस तरीके से हमने देखा जो परेशानियां थी, जो मेन रीज़न, मतलब जो उस समय जो मेन कॉज था, वो कम होने को नहीं तैयार था. अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है फाउंडेशन का. फाउंडेशन मतलब बुनियाद. बुनियाद मतलब कि किसी चीज़ की जो शुरुआत है उसे हम फाउंडेशन कहते हैं. सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडियन हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अगर हम लोग ये प्लानिंग की शुरुआत की बात करें तो उसी समय, मतलब शुरुआत में ही बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आए हैं जिन्होंने हमारे डेवलपमेंट को शुरू करा. समझे आप इस बात को कि शुरुआत में ही जो हमने अपने प्रोग्राम्स करे थे वो आगे तक उन्होंने हमें बेनिफिट दिया. अब वो कैसे थे बेटा? मेगा डैम्स, मतलब जो बड़े बड़े हमने डैम्स के प्रोजेक्ट थे. कौन कौन से? जैसे भाखड़ा नांगल एंड हीराकुंड. जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, ये किस में काम आए? ये इरिगेशन में काम आए और पावर जनरेशन में, मतलब जो बिजली बनाने में और जो इरिगेशन मतलब सिंचाई करने में. ये जो प्रोजेक्ट थे इन्होंने शुरुआत से लेकर बाद तक इतना ज़्यादा साथ दिया कि बाद में महसूस हुआ कि हाँ, इन प्रोजेक्ट्स का कितना ज़्यादा बेनिफिट आज भी हमें है. पब्लिक सेक्टर्स और भी बहुत सारे काम उस समय किए गए. जो पब्लिक सेक्टर के जैसे स्टील प्लांट्स लगाए गए, ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई गई एंड डिफेंस प्रोडक्शन करे गए. तो इन सब चीज़ों ने बाद तक अपना इफेक्ट दिखाया. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सस्टेनेटली. और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी बहुत सारे बदलाव करे गए. कम्युनिकेशन में भी उस समय बहुत ज़्यादा हमने इजाफा देखा. तो इस तरीके से उस समय इन सब चीज़ों की आलोचना तो बहुत हुई, क्रिटिसिज्म तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ये महसूस किया गया कि ये तो फाउंडेशन थे हमारे डेवलपमेंट के. अगर ये उस समय नहीं होते तो आज जिस डेवलपमेंट पर हम लोग हैं वो शायद हम लोग नहीं पहुंच पाते. तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और कल जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, साथ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.